ओके। नमस्कार जी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में जो गतिविधि चल रही है पाकिस्तान में। हम कभी भी जब से ये देश बना इसकी गतिविधियों से अनभिज्ञ रहने को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब तो जो वहाँ पर चल रहा है कि इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा ना करने में असमर्थ लग रहे हैं। और उनके पास में जो उनकी नेशनल असेंबली, जैसे भारत में हमारे पार्लियामेंट है वहाँ पर नेशनल असेंबली है, वो नेशनल असेंबली के टोटल उसकी जो संख्या है वो 342 है। तो 342 में से इमरान खान साहब के पास इस वक्त लगभग 166 सदस्य हैं। 175 के लगभग जो सदस्य हैं वो विरोधी पक्ष के पास में हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 3 अप्रैल को वहां पर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा होगी तो इमरान खान साहब हार जाएंगे, ऐसा लग रहा है। खैर, वो हारे या जीते, वो इमरान खान वहां पर प्रधानमंत्री है या उसकी जगह पे कल को शहबाज शरीफ आ जाए या उसके बाद कभी बिलावल आ जाए, भारत के संदर्भ में पाकिस्तान की नीति और पाकिस्तान का जो हमारे साथ में उनका व्यवहार है वो बदलने वाला नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ होता क्या है उसके ऊपर हमको पैनी नजर रखनी है। और ये पैनी नजर केवल हमारे साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोग उनको नहीं रखनी, ये सामाजिक स्तर के ऊपर हमको उनके ऊपर बहुत ही तीक्ष्णता से देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहावत है ना कि एक गली मोहल्ले में हम जहाँ रहते हैं तो वहां पर जो पड़ोसी है वो अगर उद्दंड स्वभाव का है, बदमाशी प्रवृत्ति का है, तो वो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या करता है, कहाँ आता जाता है, उसके यहाँ कौन लोग आते जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मुसीबत का बायस है। और जो आदमी जो घर अपने गली में भी हमारे लिए मुसीबत हमेशा तैयार रखता है तो उसके क्रियाकलाप के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। इसी प्रकार से देशों को भी दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी गतिविधियों के ऊपर बहुत ही सूक्ष्मता से देखना पड़ता है। और जैसे मैं कहता हूँ कि आज जो समय है वो है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया जो है वो कनेक्टेड है माइक्रो लेवल के ऊपर जनसाधारण के साथ में। तो अगर हम ये सोचें कि कल को हमारी विदेश नीति बनाने वाले जो विदेश मंत्रालय वाले हैं वही ये करेंगे तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में से ही, हमारे युवा वर्ग में से ही लोग जाने वाले हैं जो सुरक्षा में भी जाएंगे, पुलिस में भी जाएंगे, आर्मी में भी जाएंगे और विदेश मंत्रालय में आईपीएस भी बनेंगे, आईएएस भी बनेगा, आईएफएस भी बनेंगे। तो उनको इन बातों को अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या हो रहा है, देश के भीतर में और देश के बाहर से हमारे हित और अहित में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान में इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, हालांकि मैं मानता हूं कि कल को शहबाज शरीफ भी वहां पर प्रधानमंत्री बन जाए, भारत की तरफ उनकी जो है नीति परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसके बावजूद उनके घटनाक्रम के ऊपर हमको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। एक बात जो बहुत इंटरेस्ट की है वो ये है कि पाकिस्तान 1947 में निर्माण होने के बाद में एक भी लोकतांत्रिक रूप से जो वहां पर सरकार बनी, एक भी सरकार ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल समाप्त नहीं किया। 1947 में लियाकत अली खान, वहां पर उनको कायदे मिल्लत भी कहा जाता है, जैसे जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं पाकिस्तान में, तो कायदे मिल्लत जो है वहां के वो है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वहां के प्रधानमंत्री बने। 1951 में उनकी हत्या हो जाती है, अक्टूबर 1951 में। उसके बाद में अलग अलग सत्ता परिवर्तन होता है और 1958 आते आते तक वहां पर सिकंदर मिर्जा की उस वक्त सरकार थी। तो अयूब खान जो उस वक्त आर्मी चीफ थे वो तख्ता पलट कर देते हैं, कूप हो जाती है और 1958 से लेकर के 1969 तक जनरल अयूब खान का वहां पर शासन रहता है। 1969 में भी जाने के समय पे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू नहीं करके जाते, वो दूसरे मिलिट्री शासक उनके साथ में थे, यहिया खान, जिनके समय पे हमारा 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो 1969 से लेकर 1971 तक वहां पर शासन रहता है यहिया खान का। अब यहिया खान के ऊपर आरोप लगता है कि उसने बहुत बड़ा जो जंग है भारत से हार ली, बांग्लादेश बन गया, तो
श्रीमान जुल्फिकार अली भुट्टो जो पिछले उससे पहले 5-10 साल पहले 1971 से वहाँ की राजनीति में सक्रिय थे, अलग अलग उनके पास में पोर्टफोलियो थे, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, तो वो वहां पर प्रधानमंत्री बनकर के उभरते हैं 1971 अंत में, दिसंबर में आते हैं, और 1977 तक उनका शासन जो है वो पूरा शासनकाल नहीं उनका चलता, क्योंकि 1974 में वहां पर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने नया बनाया था, तब से लेकर के 1977 आते आते तक जनरल जियाउल हक वो तख्ता पलट देते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का, और 1977 से लेकर के 1988 तक जनरल जियाउल हक वहां पर शासन करते हैं। 1988 में प्लेन क्रैश में जनरल जियाउल हक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में आती हैं बेनजीर भुट्टो। 1988 से लेकर के 1990 तक बेनजीर भुट्टो शासन करती हैं, पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाती। उसके बाद में आते हैं मियां नवाज शरीफ, और फिर 1993 तक चलते हैं, और 3 साल का कार्यकाल वापस से बेनजीर भुट्टो आती हैं। तो इस प्रकार से ये 1988 से लेकर के 1999 तक ये आना जाना वहां पर चलता रहता है, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनी हुई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। और 1999 आते आते तक वापस जनरल मुशर्रफ जो हैं वो वहां पर तख्ता पलट देते हैं मियां नवाज शरीफ का। 1999 में वो आते हैं, और फिर अगले 7-8 साल तक वो रहते हैं, और 2008 में वापस से वहां पर जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है, तो तब तक बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो है वो कत्ल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बेनजीर सूट नहीं करती। फिर आते हैं उनके खाविन आसिफ अली जरदारी साहब। अब वहां तब से लेकर के जरदारी साहब और फिर कभी मियां नवाज शरीफ, ये आपस में जो ये इनका चल रहा है, उसके बाद में वापस से इलेक्शन होते हैं, और 4 साल पहले 2018 में आते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब आज उनको 4 साल ही हुए हैं हुकूमत करते हुए, अगले साल वापस इलेक्शन है, लेकिन इससे पहले पहले उनका तख्ता पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये सारी बातों का संबंध, प्रभाव हमारे ऊपर क्या है? तो हमारे ऊपर ऐसा है इनका इस बात का प्रभाव कि एक बात सारी पिछले 75 साल की जो पाकिस्तान का इतिहास चल रहा है, उसमें से जो या आधे टाइम तो वहां पर हुकूमत रही आर्मी की, और बाकी के आधे टाइम जब सिविलियन वहां पर जो शासक थे वो भी एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही आते थे। ज्यादा करके फॉरेन पॉलिसी उनकी जो थी वो डिक्टेट रावलपिंडी से वहां के जो आर्मी कमांडर है वो किया करते थे, और उनको दुश्मनी निभानी है भारत से। तो कुल मिलाकर के सारी बात का जो एक हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिछले 75 साल से सिविलियन हुकूमत वहां रही हो या आर्मी की रही हो, भारत का विरोध वहां का जो है वो पिवटल उनकी जो नीति रही है। आज अभी परसों जब ये विश्वास मत आ जाएगा, उसमें इमरान खान, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त तो जो आंकड़े हैं उसके विरोध में चल रहे हैं, क्योंकि 166 सदस्य उसके साथ हैं, 175 जो है अपोजिशन के पास में है। वहां पर एक पार्टी है MQM, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। ये उन लोगों की पार्टी है जो भारत से यहाँ से गए थे 1947 में कि हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान के नारे लगाते लगाते, और वहां जाकर के मुहाजिर बन गए। मुहाजिर शब्द का जो अर्थ मैं स्पष्ट कर दूं, वो होता है शरणार्थी। अपने यहाँ पर जो उस वक्त 23% पाकिस्तान में हिंदू और सिख थे, पंजाब और सिंध से या बाकी प्रांतों से यहाँ आए, किसी को आते ही यहाँ पर किसी ने शरणार्थी नहीं कहा। वो सब क्योंकि एक ही भारत माता के सपूत थे। पाकिस्तान दुर्भाग्यशाली बन गया, वो जो यहाँ आए अपनी माँ के पास वापस आए, तो उनको किसी ने शरणार्थी नहीं कहा, और बहुत इज्जत से वो जिन जिन प्रांतों में थे उन प्रांतों में जाकर के जहां जगह थी वहां पर वो बस गए। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान में जो यहाँ भारत से मुसलमान गए, उनको आज दिन तक वहां पर शरणार्थी कहा जाता है, उनको मुहाजिर कहा जाता है, और उनकी एक पार्टी है उसको कहते हैं MQM, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के 7 सदस्य हैं। अभी तक वो पिछले 4 साल से इमरान खान की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वहां से सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर ली है।
इसके अलावा एक जैसे वहां पर जो मुख्य मुख्य जो पार्टियां हैं, इसकी जो है इमरान खान की वो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अलावा नवाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसको एन कहा जाता है, नून लीग, या एन मतलब नवाज से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और एक छोटी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको क्यू कहते हैं, कायदे आजम से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू। उसके जो है 5 सदस्य हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एस्टेब्लिश की थी, बाद में आगे आगे आती आती बेनजीर भुट्टो साहिबा, उसके बाद में जुल्फिकार, उसके जो पिता हैं, उसके जो हस्बैंड थे जरदारी साहब, अभी उसका बेटा बिलावल है, वो उस पार्टी के करता धरता इस वक्त है। ज्यादा करके पार्टी सिंध प्रांत में ही सीमित है। ये सब मिलाकर के अब जो गणित वहां पर बैठ रहा है पूरी अपोजिशन पार्टीज का, जिसमें पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें महाजिर कौमी मूवमेंट के 7 सदस्य हैं, और पीएमएलक्यू के पहले 5 सदस्य इनके साथ थे। लेकिन पीएमएलक्यू के एक वहां पर बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियन है परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब को इन्होंने इमरान ने एक वहां पर चाल चली। उसने कहा कि इमरान खान ने अपनी वहां पर उसकी जो बीवी है, वो उसको कहते हैं लोग भी जादू टोने करने वाली है, वो उसको पिंकी पीरनी भी कहा जाता है। कहते पिंकी पीरनी के कहने के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग जानते नहीं थे राजनीति में, उस्मान बुज़दिर को उन्होंने पाकिस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था। तो अब एक ऐसी कुछ आपस में राजनीति में इनकी जो है वो सेटिंग हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के जो परवेज इलाही साहब हैं, उनको वहां पर वजीर आला, मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री करके उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके 5 सदस्य जो हैं वो शायद एक आध को छोड़कर इमरान का साथ देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो गणित सामने है, मेरा ऐसा मानना है कि इमरान खान जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएगा। बाकी अगर जीत जाता है, क्योंकि राजनीति है, लोगों के अपने अपने सबके इंटरेस्ट है, तो भी जो है कोई भारत के संदर्भ में कोई बहुत बड़ा नीति परिवर्तन वहां का आने वाला नहीं है। इमरान खान ने कल एक अपने जिसको एड्रेस टू नेशन किया था, अपने राष्ट्र का संबोधन किया था, उसमें उसने कुछ बातों की चर्चा करता रहा है। वो ड्रामे पहले से, क्योंकि जब वो खिलाड़ी था तब से वो ड्रामेबाज मशहूर है। तो वो क्या है, सीधी गेम कभी उसने खेली नहीं है। उस वक्त भी जिस समय वो पाकिस्तान के टीम में था, तो पाकिस्तान की जो अंपायरिंग थी वो पूरी दुनिया में बदनाम थी। और वो अंपायर जो थे इनके ही वो थे, जैसे वो नाम सुना होगा हमने, खिजर हयात वगैरह, वो जो उनके अंपायर हुआ करते थे, कि मतलब जिनका जो एक स्पेशलाइजेशन थी जो है वो स्टंप्स के बाहर की बॉल को एलबीडब्ल्यू देने की। तो वो उस प्रकार से गेम इसने कभी एज पर रूल खेली नहीं इमरान खान ने पहले से। अब भी उसकी जो गेम चल रही है, उसने कल बहुत बड़ा ड्रामा किया। कल उसने अमेरिका का नाम लिया भी, कि अमेरिका जो है ये पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है, और नाम लेने के बाद में उसने ऐसा ड्रामा किया कि अरे रे रे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन शायद मेरे मुंह से निकल गया, कोई दूसरी ताकत है जो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहती है। तो बात तो स्पष्ट हो गई कि उसने ये जो दोषारोपण यूएसए पे किया है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन जो है यूएसए करवाना चाह रहा है। अब इनमें से जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले हैं वो क्या इसमें से सार निकालते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक जिसको कहते हैं ना कि एक कहावत है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। वो दोनों हाथ में अपने जो है वो मिठाई रखना चाहता है। वो चीन के भी साथ में रहना चाहता है, और वो वेस्टर्न ब्लॉक के भी से भी जो है वहां के फायदे उठाना चाहता है। ऐसा कोई समय था जब संभव था, जब यूएसएसआर और यूएसए, ये दो बाइपोलर वर्ल्ड था। उस वक्त इस प्रकार की राजनीति अलग थी। आज राजनीति विश्व में बदल चुकी है। आज पूरे वेस्ट को लग रहा है कि चीन की विस्तारवादी नीति जो है वो उनके लिए घातक सिद्ध हो रही है। चीन को रोकना सबसे बड़ा उनके सामने एक उद्देश्य बन चुका है। और ये महानुभाव क्या करना चाहते हैं इमरान खान साहब, कि उनकी अपनी इकोनॉमी जो है पूरी खराब हो चुकी है, और उनको आईएमएफ से वापस से जो है
क्योंकि आज उनको जो पैसा चाहिए आईएमएफ का जो लोन पुराना है उसका इंटरेस्ट और उसका चुकाने के लिए पैसा चाहिए, और फिर उसके बाद नया पैसा चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, ये सब के सब जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी संस्थाएं हैं, वेस्ट ने क्रिएट की हुई हैं, उन्होंने फंडिंग की थी। तो वो इस बात का भी पूरा ध्यान रखने वाले हैं कि उनके द्वारा फंडेड, उनके द्वारा संचालित संस्थाएं जो हैं उन देशों के काम ना आए जो राजनीतिक रूप से उनके विरोधी हैं। तो पाकिस्तान आज जो है वो चीन के साथ अगर जाता है, एक ब्लॉक पाकिस्तान जो है वो बनाने के उनके उस ब्लॉक का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। वो ब्लॉक जो एमर्ज हो रहा है रशिया, चाइना, उसमें साथ में तुर्की भी किसी हद तक आ जाता है, और टर्की के अलावा पाकिस्तान। तो ये ब्लॉक जो है अगर सामने अपने राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करता है जो वेस्ट के उद्देश्यों के विरोध में है, तो वो इसकी इनकी किसी भी प्रकार से मदद करेंगे नहीं। अब बात आ जाती है कि क्यों पाकिस्तान में जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की आर्मी है, वो ये चाहती है कि आज इमरान खान वहाँ से प्रधानमंत्री से, क्योंकि उनकी चाहत के बगैर अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं जीत सकती, यह बात तय है। उनको आशीर्वाद है, अपोजिशन पार्टीज को आशीर्वाद है वहां की आर्मी का। और आर्मी क्यों चाहती है कि इमरान खान यहां से निकल जाए? क्योंकि आर्मी को वेस्ट के साथ भी दुश्मनी नहीं करनी। आर्मी को चीन के साथ में रहते रहते वेस्टर्न पावर्स की भी उनको जरूरत है और वो नहीं चाहते, इसलिए उनके ऊपर भी दबाव है कि ये जो व्यक्ति है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, ये पूरी तरह से चाइना के गोद में जाकर के बैठ गया है, तो इसके ऊपर अगर नियंत्रण करना है तो उसको यहां से निकाल दिया जाए। अब इसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जब रशिया गया था चीन के कहने के ऊपर, ये मॉस्को में उस वक्त पुतिन को मिलने गया था, उन्हीं दिनों में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसको अपना दौरा उसी वक्त कॉल ऑफ कर देना चाहिए था, क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष जो है दूसरे राष्ट्र में जाता है, उसकी विजिट के दरमियान ही अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल जो है आक्रमण हो जाता है तो उसको वहां से आ जाना चाहिए था। ये नहीं आया। इस बात का जो संज्ञान है वो वेस्टर्न पावर्स ने बहुत लिया है, और उन्होंने कहा है कि तुमको जब भी आईएमएफ का लोन चाहिए होता है तो हमारे दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हो। FATF जिसकी ग्रे लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो वहाँ के दूतावास वाशिंगटन में जो लोग बैठे, उनके जूते घिस गए जाकर के अमेरिकन डिप्लोमेट्स के पास ये बोलने के लिए कि भैया FATF की ग्रे लिस्ट से हमको निकलवा दो। तो ये जब करना होता है तो आप हमारे पास आ जाते हो, लेकिन बाद में जाते हो तुम रशिया और चाइना के पास में। तो ये जो बातें थी, इसके लिए आज पूरे का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जो है उसका प्रभाव आर्मी के ऊपर है। और आर्मी जो पाकिस्तान की, ये इस वक्त उनकी गुड बुक्स में से इमरान निकल चुका है। हालांकि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो ये इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है उसमें सब जगह बात स्पष्ट थी, इसको पाकिस्तान के भीतर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और बाकी के लोग समझते थे कि आर्मी के आशीर्वाद से ही ये उस वक्त प्रधानमंत्री बनकर आया था। आज ये आर्मी की गुड बुक्स में इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्टर्न पावर जो है उन्होंने आर्मी के ऊपर अपना जो शिकंजा उनका तो है ही है, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान की आर्मी के पास में आज की जो समय परिस्थिति है, सबसे ज्यादा हथियार उनके पास में चाइना के हैं। उनका एयरफोर्स भी जो है, जिसमें अभी उन्होंने JF-17 इंडक्ट किए, J-10 वो लेने वाले हैं इनसे चाइना से। उनकी नेवी है, अभी उसमें तुगरिल करके उन्होंने कुछ जो ये युद्धपोत शामिल किए, सारे चाइना से आ रहे हैं। नया उनका सारा हार्डवेयर चीन से आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेस्टर्न पावर्स के साथ में दुश्मनी करना नहीं चाहते। और इमरान खान ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि मुझे अभी वेस्टर्न पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए बार बार, एक थोड़ा हफ्ता पहले एक जलसा हुआ था, उसमें भी उसने जेब से बार बार एक पत्र निकालता था और कहता था मेरे हाथ में ये सबूत है कि जिसमें से जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना चाहती हैं। तो खुले रूप से वो इस वक्त वेस्टर्न पावर्स, मेन USA, उसके विरोध में आ चुका है। और
परसों आने वाले जब उनका यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट होगा, उसमें पता लगेगा कि वो इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करता है या ये शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ का छोटा भाई है, पहले पंजाब प्रांत का, पाकिस्तानी पंजाब का वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है। अपोजिशन पार्टियों ने कंसेंसस किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, कि भाई ये हमारा कंसेंसस कैंडिडेट है शहबाज शरीफ। शहबाज आए या इमरान रहे, ये तो परसों तय हो जाएगा। लेकिन यदि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस वोट जीत जाता है तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि पाकिस्तान ने अपनी बैटल लाइंस पूरी तरह से ड्रॉ कर ली हैं और पूरी तरह से वो चीन के खेमे में चला गया है और वेस्टर्न पावर्स का किसी प्रकार का उसके ऊपर प्रभाव जो है वो मानने वाला नहीं है। इसके साथ साथ कुछ इम्प्लीकेशन जो मुझे लग रही हैं वो ये आनी शुरू हो जाएंगी कि FATF से जो भी वो ग्रे लिस्ट में है, हो सकता है कि उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए, क्योंकि उसका जो टेररिज्म के प्रति उनका जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा गंदा है। दूसरी बात, इनको जो वहाँ से पैकेजेस चाहिए से IMF से, वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और तो और कि जो पाकिस्तान के पास में स्क्वाड्रन F-16 की है USA की, आज भी उनके पूरी तरह से रख रखाव, उनके स्पेयर पार्ट जो उनको वहाँ से मिलते थे मिलने बंद हो जाएंगे। ये सारी पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशन आने वाली हैं और हमारे ऊपर, भारत के ऊपर एक प्रभाव जो है वो ये रहने वाला है कि हमको तैयार रहना चाहिए पूरी तरह से कि चीन, पाकिस्तान, ये दोनों हमारे फ्लैंक्स जो भारत को घेर के बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी 34th स्टेट ऑफ चाइना। चाइना के 33 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, उनमें से उनके मेन स्टेट्स भी हैं, उनके ऑटोनोमस रीजन्स भी हैं, उनकी कुछ मेजर म्यूनिसिपैलिटी भी हैं, उनके कुछ एरिया मकाऊ, हांगकांग जैसे भी हैं। वो टोटल कुल मिलाकर तो 33 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। तो ये बात समझ के चलना चाहिए हर भारतीय को कि पाकिस्तान जो है चीन की 34वीं स्टेट बनने जा रहा है और इस बात के लिए हमको आगे वाली हमारी नीति निर्धारण करना पड़ेगा। और हमारे लोगों को, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो नीति निर्धारण करने वाले हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो साउथ ब्लॉक में बैठे हैं, डिफेंस वाले हैं, वो तो करेंगे, लेकिन हम किस प्रकार से हमारी भूमिका हम जो है सामाजिक तौर पे कैसे अदा करते हैं, हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही मेरा आज का जो संबोधन है मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।